पीसा आईएएस करोल बाग दिल्ली की तरफ से आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास में जो लोग बैठे हुए हैं उनका अभिनंदन है, स्वागत है। और हमारे साथ मिलके आप गागर में सागर भरने वाली जो बात है प्रिपरेशन का, वो आप कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ट्रांसफॉर्मेशन करिए, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बाय क्वालिटी एजुकेशन। ये एक आर्थिक गतिविधि के साथ जो है एक दूसरी तरीके की मौलिक कर्तव्य भी है कि समाज का, देश का भला हो। तो कल हम लोग क्लास में ये कोविड के बाद जो चुनौतियां उभरी है बेरोजगारी के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, उस पर बात कर रहे थे। इसमें एक क्वेश्चन हमने देखा था, इस पे जाने के पहले डिटेल में हमने जो क्वेश्चन देखा था उसको बताना चाह रहा हूँ। तो लेबर प्रोडक्टिविटी की बात हमने किया कि जीडीपी में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर के लेबर की क्या प्रोडक्टिविटी है और आउटपुट जो है पर वर्कर, आउटपुट पर वर्कर। अब इसको शुरू करने से पहले 3-4 टर्म जो है आप ध्यान रखिएगा और हमारे बताए गए टर्म्स को जहां ज़रूरत महसूस हो वहां पेस्ट कर दीजिएगा आंसर राइटिंग के दौरान। और आपको जो हम टर्मिनोलॉजी बताए हैं पीछे भी, वो कहीं एक आंसर के लिए नहीं कोरिलेटेड है, बल्कि बहुत सारे आंसर्स के लिए वो कोरिलेट करेगा। तो इसलिए आप ये मत समझिएगा कि सामाजिक आर्थिक विकास में हमने ये पढ़ाया था तो कहीं और यूज नहीं होगा, इंडियन सोसाइटी में भी यूज हो जाएगा। और आपको GS3 में तो पूरा इकोनॉमिक्स ही है, पूरा मतलब इकोनॉमिक्स का पूरा हिस्सा दिया हुआ है। तो इसीलिए हमारे जो भी टर्मिनोलॉजी और पढ़ाई के तरीके हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। आप कभी भी उसको एब्सोल्यूट एक ही जगह निरपेक्ष भाव से मत पढ़िएगा, उस सापेक्षिक भाव से पढ़िएगा। तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि निरपेक्ष और सापेक्ष में क्या फ़र्क है। तो 2-3 चीज़ें पहले आप याद रखिए एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। पहला कि हमारे देश में जो भी लेबर फोर्स है करीब 80-90 करोड़, तो इसी कैटेगरी में है, नहीं ज़्यादा है, सॉरी 15 दूनी 30, 90 करोड़ से करीब 100 करोड़ के बीच में है। तो वो जो भी डाटा है, वो एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है कि 100 करोड़ है कि कितना है, लेकिन जो भी डाटा है उसमें 2 चीज़ है कि पहले 100% में से 2% लोग जो हैं क्या है, स्किल्ड वर्कर है। स्किल्ड वर्कर का क्या मतलब हुआ, जो किसी न किसी तकनीकी ज्ञान का जानकार है और वो तकनीकी जानकारी के वजह से वो स्किल्ड है, चाहे वो बढ़ई हो, चाहे प्लम्बर हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे स्पेस साइंटिस्ट हो, चाहे DRDO का इंजीनियर हो, कोई भी हो, सब लेबर बोला जाता है। लेबर का मतलब ये नहीं होता कि जो मजदूर खेतों में काम करता है या इंडस्ट्रीज में झाड़ू पोंछा करता है वो लेबर नहीं। लेबर का मतलब है कि जो भी काम करता है वो, और सभी लोग सेक्रेटरी से लेके और नीचे चपरासी तक सब लेबर है। लेबर मीन्स जो श्रम करता है वो श्रमिक हो गया, लेबर हो गया। तो हम लोग के दिमाग में पहले तो गलतफहमी ये घुसी रहती है कि साहब ये लेबर पूछ रहा है। तो लेबर का मतलब वो सिर्फ आप अपने IAS वाली कुर्सी को छांट के बोलते हैं, समझते भी यही है, बोलते भी यही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप 2% स्किल्ड लेबर है। क्या हो गया, 2% स्किल्ड यानी कुशल श्रमिक है, जैसे आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तो ये होगा। और 98% जो है इसमें से कुछ सेमी स्किल्ड है, SSW, और कुछ अनस्किल्ड है। क्लियर है।
कंफ्यूजन दूर हो गया कि कलेक्टर बनने के बाद भी आप लेबर ही रहेंगे, ठीक है ना। और अपनी अपनी कंपनी खोलिएगा और आप काम अगर कर रहे हैं चेयरमैन की कुर्सी लेकर के, तब भी आप लेबर ही हैं, श्रम कर रहे हैं ना, आप काम कर रहे हैं ना, चाहे अपने लिए ही क्यों ना कर रहे हो। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, स्वरोजगार में भी तो लोगों अपने रोजगार के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो सरकार के आंकड़े के हिसाब से क्या है कि आपको काम दे दिया हमने, हम ही ने लोन दिया तो आपकी दुकान खुली ना, तो आप भी लेबर ही हैं। फर्क यह है कि या तो स्किल्ड होंगे या सेमी स्किल्ड होंगे या अनस्किल्ड होंगे, पहली बात। दूसरी बात, तीसरी बात इसमें जो ध्यान देने की चीज़ है वो ये है कि जो लेबर फोर्स हमारी है उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है। वो डाटा मैंने आपको बताया था कि आउटपुट पर वर्कर, यील्ड, जिसे खेती के संदर्भ में जिसको आप यील्ड कहते हैं, यील्ड का मतलब हमने पहले ही बताया था, क्या बताया था खेती के संदर्भ में कि प्रति यूनिट क्षेत्रफल पे प्राप्त आउटपुट, या खेत है तो प्रति यूनिट कुछ भी मान लीजिए, 1 एकड़ मान लीजिए, 1 कट्ठा, 1 बीघा मान लीजिए, जो मानना मान लीजिए, तो प्रति यूनिट क्षेत्रफल पे उगे हुए पौधों, उगे हुए फसलों का टोटल उत्पादन, यही ना हुआ यील्ड। उसी तरीके से यील्ड व्यक्ति के संदर्भ में भी है। एक आदमी पूरे दिन भर में समझिए कि 1 बीघा जमीन ट्रैक्टर से जोत देता है, और एक आदमी जो है उतने ही पीरियड में आधा एकड़ जोत पाता है। तो दोनों के यील्ड में फर्क हो गया। यील्ड मीन्स कि लेबर प्रोडक्टिविटी इन इन पर सेक्टर या पर यूनिट जो भी है। तो आपकी यील्ड जो है देश में, ये चाइना की तुलना में हमने बताया कि कम है। आउटपुट पर वर्कर चाइना में 9% है और इंडिया में 5.2% है। तो वो 9 और 5% का चक्कर आपको समझा दिया। आप ऐसे याद रखिए कि वो अगर दिन भर में 9% यानी 9 किलो कोई चीज़ पैदा करता है तो इंडिया का आदमी 5 किलो ही पैदा कर पाता है। अगर वो 9 गुना बोझ उठाता है तो हम 5 गुना ही बोझ उठा पाते हैं। एक्स को मल्टीप्लाइड 9 तो 9 गुना हो गया, 9x, हम 5 गुना। अब इसके साथ एक टर्म और याद रखना पड़ेगा आपको, दैट इज कॉल्ड हाँ, दैट इज कॉल्ड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। क्या है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ये क्या बला है, ये याद रखिएगा, कहीं लिख लीजिए, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये याद रखिए। तो ये क्या बला है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो अगर आप इसको 2 टुकड़े में बांट लें और इसका डिटेल जानना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाएं और वहाँ हमारा ऐप का लिंक है, उसे क्लिक करके इसके बाद की जानकारी वहाँ से प्राप्त कर लें। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का क्या हुआ, बात नाम से तो क्लियर लग रहा है कि 100 प्रति सैकड़ा या कोई भी यूनिट मान लीजिए, प्रति यूनिट नंबर्स में कोई भी संख्या मान लीजिए, सुविधा के लिए 100% मानना आसान होता है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो हमारे देश में है वो महिलाओं का कितना है, वीमेन का 47% के आसपास, और पुरुषों का है 72.3%।
अच्छा ये दुनिया का बता रहे हैं, सॉरी। तो मोटा मोटी अपने देश की स्थिति इसी के आसपास होगी, लेकिन वो देखना पड़ेगा मुझे। आपने सही कहा कि ये उसका है, सॉरी, देश का नहीं है, दुनिया के ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में है। तो इंडिया के उसमें जो है देखना पड़ेगा थोड़ा। और इंडिया का डाटा अगर है तो चेक कर लेते हैं, उसमें टाइप करके देखो, लेबर फोर्स LFPR इन इंडिया, टाइप करो, अभी पता चल जाएगा। ये लेकिन आपने सही टोका, ये जो है उसका है दुनिया का। तो वीमेन का जो पार्टिसिपेशन 47% दुनिया में है, और 72% जो है पुरुषों का है। आ गया, PLF टाइप कर दिया ना आपने, इंडिया। हाँ नहीं, ये हाँ, ये कहाँ का दिखा रहा है एनुअल रिपोर्ट? इंडिया का, लो मिल गया इंडिया का। इंडिया का कह रहा है कि, अरे यार बैक वाला जो अच्छा खासा था उसको मत हटाओ ना। LFPR इंडिया का है, देखो ये लिख लीजिए कि रूरल में 56.3 है और अर्बन में 38.6 है। और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, आगे चलो जरा, पुरुष, और आगे चलो, आगे चलो। हाँ हाँ, ये व्हाट इज द करंट LFPR, या इसको बंद करके आगे चलो जरा, जस्ट अभी दिखा था। हाँ आगे चलो, आगे चलो। ये है ना, ये मत खोलो। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया इंक्रीज 47.5% इन द सेकेंड क्वार्टर अब 2022 फ्रॉम 40। देखो ये घूम फिर के वही है, लेकिन ये टोटल दिया है, वीमेन और उसके रेफरेंस में भी कहीं होगा, लेकिन आपने देखा अर्बन और रूरल का, तो ये मोटा मोटी वही है। तो डाटा याद रखिएगा, क्योंकि वैसे डाटा याद करने को हम नहीं रिकमेंड करते, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी है ये बताने के लिए कि हमारे देश में लैंगिक विकास, लैंगिक असमानता जो है आर्थिक क्षेत्र में भी है। तो जब भी जेंडर से रिलेटेड कई कोई चीज़ लिख रहे होंगे, ऐसे लिख रहे होंगे, चाहे इंडियन सोसाइटी में लिख रहे होंगे, तो ये वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसको याद रखिए, 56.3 रूरल और 38.6 अर्बन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, यानी गांव के इतने लोग जो है काम में हैं और शहर के इतने जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये हो गया LFPR। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट की जो स्थिति है उसमें अगर आप चले, तो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी फॉलोइंग ग्रोथ पैटर्न टू बी अडॉप्टेड टू क्रिएट मोर जॉब्स। अब जो है ये कह रहा है कि बिना लेबर प्रोडक्टिविटी से समझौता किए बिना इस तरीके का ग्रोथ पैटर्न जो है हम लोग करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट हो, ये इस पे क्वेश्चन बनेगा। तो फिर घूम फिर के वो आ गया लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, पहला। दूसरा, प्रोमोटिंग स्टार्टअप्स को प्रमोट करिए जिससे जो रोजगार क्रिएट हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन क्रिएटिंग जॉब्स, जब भी सरकार कुछ धन खर्चा करती है कोई प्रोजेक्ट पे तो उससे लोगों को रोजगार मिलता है, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, स्किल इंडिया डेवलपमेंट के तहत ट्रेनिंग कराइए जिससे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़े। मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रही है सरकार, मेक इन इंडिया के तहत जो कल कारखाने लगेंगे उससे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ेगा। तो सीधा सीधा कि जब सबको काम मिलेगा तो ये सारी समस्या जो है कम होगी, इंडिविजुअल स्तर पे भी उसको नौकरी मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा, सरकार को टैक्स मिलेगा, और जो प्रोडक्ट होगा वो बाहर निर्यात होगा, उसकी कॉस्ट भी कम होगी, तो कम्पिटिटिव मार्केट में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो डॉलर आएगा, फॉरेन करेंसी आएगी, और देश में आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा। कैसे होगा? क्योंकि जब इतनी सारी चीज़ें आपके पास फॉरेन एक्सचेंज वगैरह सब आ जाएगा तो विकास कैसे होगा? सरकार के पास रिजर्व ज़्यादा होगा,
तो सरकार के पास रिजर्व जब ज़्यादा होगा, पैसे ज़्यादा होगा, मनी, विदेशी मुद्रा का भंडार भी ज़्यादा होगा, जब उसको किसी पेमेंट करना होगा तो आराम से कर सके। तो ये सब चीज़ें जब होगी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा देश में। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो फिर जॉब क्रिएट होगा, विशेष सर्किल। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ने के साथ साथ जो हमारा स्किल डेवलपमेंट बढ़ेगा, हमारी जो है लॉजिस्टिक कॉस्ट घटेगी, क्योंकि हम नए नए जो है टर्मिनल्स बनाएंगे, वेयर हाउस बनाएंगे, और ये जो गति शक्ति योजना के तहत जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होना है ये सब होगा। तो लॉजिस्टिक में सारी चीज़ें आ गई, कौन कौन, पीएफटी और गति शक्ति कार्गो टर्मिनल। अभी सबका नाम कंबाइंड ही कर दिया है, गति शक्ति। और यहाँ क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जो बढ़ेगा उससे खुशहाली आएगी। तो सब चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। आप किसी चीज़ को एब्सोल्यूट में निरपेक्ष भाव से नहीं देख सकते। टेक्नोलॉजिकल सपोर्टिंग मैकेनिज्म डेवलप हो जाएगा, कॉटेज इंडस्ट्री जो हमने तीरपुर का बताया वो सब हो जाएगा, और इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी शुरू होगी देश में, उसको प्रमोट किया जाएगा। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का क्या मतलब है, एक क्वेश्चन इस पे भी बन सकता है कि व्हाट इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग। इस पे क्वेश्चन शायद हमने कहीं देखा था, आया हुआ है। तो ये शब्द याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या होता है। और इसको जानने के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें, और वहाँ आपको पूरी जानकारी डिटेल में और मिल जाएगी। तो अगला शब्द आ गया इंटीग्रेटेड फार्मिंग। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का क्या मतलब है ये समझ लीजिए। समन्वित फार्मिंग कृषि। तो समन्वित कृषि में कृषि के साथ साथ अन्य क्षेत्रकों में, अन्य सेक्टरों में भी काम करना, निवेश करना, आउटपुट लेना, प्रोडक्टिविटी लेना वगैरह वगैरह। तो क्या करेंगे आप, कृषि के साथ अन्य क्षेत्रों में भी साइमल्टेनियसली एक साथ जो है काम करना। तो कृषि के साथ आप क्या करेंगे, बागवानी करेंगे। अब बागवानी को प्रमोट करने के लिए सरकार ने जो लैंड लीजिंग एक्ट लाई है, उस एक्ट में लिखा हुआ है कि आप जब ज़मीन किसी का लीज पे लेंगे तो खेती के साथ उसमें बागवानी भी कर सकते हैं। तो सरकार ने भी अलाउ कर दिया है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि खेती का मतलब खाली खेती नहीं है। तो बागवानी करेंगे कृषि के साथ। बागवानी के अलावा क्या करेंगे, पशुपालन करेंगे। इसके साथ क्या करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे। और इसके अलावा और क्या एक्टिविटीज हो सकती है, मछली पालन, फिशरी। और बागवानी के अलावा सब्जी जो होती है, क्या बोलते हैं उसको, उसके लिए एक शब्द है, ध्यान नहीं आ रहा है। सब्जियों की खेती देसी भाषा में इसका भी एक वर्ड है, क्या, ट्रक। सब्जियों की खेती को हाँ उसका, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, सब्जियों की खेती, वेजिटेबल्स फार्मिंग। तो कहने का मतलब यह है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग लिख तो देंगे आप, लेकिन अगर खाली इंटीग्रेटेड फार्मिंग पूछ रहा है तो आप ये सब चीज़ें लिखेंगे। और एक कैसे, अच्छा, ओलेरी कल्चर, वाह क्या शब्द है, ओलेरी कल्चर, गुड। ये आप भी जान लीजिए, ओलेरी कल्चर करेंगे, यानी सब्जियों की खेती। जब आप ओलेरी कल्चर लिखेंगे तो बहुत खुश होगा, इसलिए मैंने सोचा इसका एक वर्ड होगा। तो ओलेरी कल्चर, OLE, ओलेरी कल्चर तो आपको पता ही है। तो आप इन सब गतिविधियों को बिना लेबर प्रोडक्टिविटी कंप्रोमाइज़ किए आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से।
ठीक है। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग एक टर्म आया तो उससे हमने सोचा कि आपको बता दें। और इंटीग्रेटेड फार्मिंग अगर आप लिख रहे होंगे, चाहे ऐसे में लिखे चाहे कहीं लिखे, तो हमने एक चीज़ पहले भी बताई थी कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग का सबसे बढ़िया तरीका मॉडल जो हमने देखा साउथ में, जो विजयवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, उन्होंने क्या कर रखा है, आप इसको एग्जाम्पल दे करके बताइए आंसर में। और साथ में जो मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप डायग्राम बना के दिखा देंगे, वो टेक्स्ट लिखने के बजाय वो ग्राफिक्स जो आप बनाएंगे आंसर राइटिंग में, वो ज़्यादा आपको स्कोर कराएगा। और अब आप उसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग में कुछ नहीं, आप सीधा एक पहले पॉन्ड दिखा दीजिए, जो मैं बना रहा हूँ ऐसे ही बना लीजिए, आप बुद्धि ज़्यादा मत लगाइएगा, ऐसे ही बना दीजिएगा, वो समझ जाएगा। और इसमें जो है आप दिखा दीजिए पानी, ऐसे कर दीजिए, और यहाँ बीच में कहीं लिख दीजिए वाटर, जिससे क्लियर हो जाए कि क्या कहना चाह रहा है। और इस वाटर के ये जो मेड़ है, क्या बोलते हैं, मेड़ बोलते हैं ना हिंदी में, बाउंड्री, इस बाउंड्री पे आप ऐसे जो है इस बाउंड्री पे आप पेड़ दिखा दीजिए, वो समझ जाएगा कि पेड़ है ये, लग भी रहा है कि पेड़ होगा। ज़्यादा कलाकारी करने की ज़रूरत नहीं, बस ये समझ में उसको आना चाहिए कि ये पानी है, ये चारों तरफ से उसकी बाउंड्री है, बाउंड्री पे पेड़ लगा हुआ है, और इसके ऊपर जो है नेट लगा हुआ है। तो नेट को कैसे दिखाएंगे, आप ऐसे खींचिए इसको, ऐसे ऐसे 45 डिग्री पे डायग्राम जो बनता है उसको, इसको मिला दीजिए, ठीक है। और इसको जो है पतला पतला ऐसे करके इसको ऐसे डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे तो सोचेगा दोनों एक ही है। तो इस टाइप से आप दिखाइए, ये हो गया, उसको समझ में आ गया। इसमें कहीं नेट लिख दीजिए, जीआई नेट, गैल्वेनाइजिंग आयरन वाला जी, इसको भी लिख दीजिए जीआई नेट, ठीक है। अब आप यहाँ दिखा दीजिए कि जीआई नेट में इस एरिया में ऐसे करके यहाँ लिख दीजिए, क्या बोलते हैं उसको, हैचरी, हैचरी बोलते हैं ना, मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्म। हैचरी तो जहाँ बच्चे होते हैं, हाँ, हैचरी का मतलब होता है जो अंडे से जो बच्चे के स्टेज में है उसका वहाँ पे रिप्रोडक्शन। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, पोल्ट्री फार्म, ठीक है। और इसमें दो तीन चिड़िया दिखा दीजिए ऐसे ऐसे, और इस पे से ड्रॉप दिखाइए यहाँ ऐसे, दो कलर यूज कर लीजिएगा और बढ़िया लगेगा। और यहाँ लिख दीजिए उसका, क्या बोलते हैं उसको, बीट, जो वो डिस्चार्ज करती हैं। और आप यहाँ दिखा दीजिए बीट, यहाँ इसके ब्रैकेट में लिख दीजिए बीट इज यूजफुल फॉर फिश। अब आपको मैं बताऊं, अगर आप इसको दो तीन कलर से बना दें तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, और आप नीचे एक लाइन में लिख दीजिए कि उपरोक्त डायग्राम इंटीग्रेटेड फार्मिंग को स्पष्ट करता है, जिसमें तीन तरीके से खेती के किस्मों को, तीन तरीके से खेती के अन्य प्रकारों का, अन्य टाइप्स का इस्तेमाल करके किसानों की आय दोगुनी तिगुनी की जा सके, ये बेस्ट है। और इस पे आपको 10 में 8 नंबर देगा। और आप जो पूरा पॉइंट लिखते बहुत सारा, क्यों देगा, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ कोई बहुत हम नई चीज़ बता रहे हैं, इसलिए देगा कि आपने जो है क्रिएटिविटी रिफ्लेक्ट किया, किसी चीज़ को समझाने के लिए आपने क्रिएटिविटी रिफ्लेक्ट किया, इस वजह से आपको ज़्यादा देगा। आप इसी बात को लिख देते टेक्स्ट में तो 5 10 में 6 मिलता, तब 8 मिलेगा। आप भी सोचिए ना, कोई बच्चा इस टाइप से बना के लाएगा तो आप क्या कहिएगा। और ये हमने चूंकि यूज किया है एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हम तो एग्जाम के ऐसे पेपर में बताया ही था हमने कि पूरा हमने गाना ही लिख दिया शुरुआत में, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में। तो है तो एक गाना ही ना,
क्यों, गाना ही है जो मैंने लिखा था। और जितने मेंस की कॉपी होती है, मैंने उसमें इस टाइप के डायग्राम कई जगह, इस टाइप का सेम नहीं, जैसी ज़रूरत है, जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से बना दिया। अब लफड़ा यह है कि आपको कोई इस टाइप से बताएगा नहीं, दिक्कत ये है। और आगे अगर आपको हमारे साथ रहना है और ये नई टेक्निक सीखना है तो लिंक पे चले जाए, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है, प्रीसाइज का ऐप डाउनलोड करें और मौलिकताओं से युक्त जो शिक्षा दीक्षा है, जिसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ स्कोर को बढ़ाना है प्री और मेंस में, उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए। इसकी दावा, इसकी गारंटी मैं करता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। प्रतिपूर्ति के आधार पर काम करने की अवस्था कल हम बता चुके हैं। और आफ्टर कोविड-19 जो चैलेंजेज आए हैं उसको समझने की कोशिश करिएगा। और मैं बार बार ये रिपीट करता हूँ कि कोई भी चैप्टर को आप एब्सोल्यूट ढंग से मत पढ़िएगा, परिपूर्ण, दूसरे के सापेक्ष में पढ़िएगा। तो देखिए, कोविड-19 की चैलेंज के बाद क्या क्या जो है एम्प्लॉयमेंट की स्थिति जो है पैदा हुई है, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं कि क्या चुनौतियां उभर के आई है रोजगार के क्षेत्र में। ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। कोविड-19 पूरी दुनिया को तंग किया तो इसलिए उस पर क्वेश्चन बनना स्वाभाविक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कल हम बताए थे आपको कि किस तरीके से चुनौतियों और संकटों में किस तरीके की अवसरवादिता खोजी जा सकती है, तो कल हमने बताया था। तो संघर्ष कह रहे हैं, तो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों में जो अवसर की बात हमने कल किया था, उसके बाद हम आते हैं वेतन असमानता पे। तो चैलेंजेस क्या क्या है ये मैंने आपको बताया था कि क्या क्या चैलेंजेस उभर के आए हैं, और उस चैलेंजेस को मीट करने के लिए, पूरा करने के लिए हमने क्या क्या अपॉर्चुनिटी सजेस्ट किया था कल। तो वो कोविड के प्रॉफिट, बेनिफिट, मेरिट के रूप में था। अब इसमें जो है नेगेटिव है मैक्सिमम, क्योंकि आदमी को सिर्फ यही समझ में आता है कि कोविड से परेशानी हुई सबको। तो ठीक है भाई, वो बात भी सही है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसको मैं 100% सिरे से खारिज भी नहीं कर रहा हूँ कि हाँ कमियाँ और जो प्रॉब्लम आई इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं अपना पक्ष रखा कि उन चुनौतियों में भी कैसे कैसे अवसर, अपॉर्चुनिटी उभर के आए, वो कल बताया। तो वो हो गया था प्लस चीज़। अब आज हम देख रहे हैं इसकी माइनस चीज़ में, और प्लस, ये दोनों का मिक्स रूप होगा, इसमें से छांट लेंगे। तो पहला कह रहा है वेतन असमानता। वेतन असमानता यानी डिस्पैरिटी इन सैलरी क्यों हुई? ये टर्म को अगर आपको इसको छोटा छोटा टर्म भी बना देगा, वो कहेगा कोविड-19 की चुनौतियों के बीच वेतन असमानता आने के क्या कारण है और उसे कैसे समाज में उसका प्रभाव पड़ा और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। अब देखिए, एक छोटे से टर्म में कितने सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन आप वेतन असमानता जो है कैसे आई, क्योंकि जो लोग स्किल्ड थे उनकी भी, जो अनस्किल्ड थे, सेमी स्किल्ड है, उनकी भी क्या हुई, नौकरियां कम हो गई, खत्म तो नहीं हुई, नौकरियां कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि तमाम प्रोडक्शन सेंटर बंद हो गए, क्योंकि डिमांड घट गई। और डिमांड क्यों घट गई? क्योंकि कोविड था। बहुत क्लियर है, फिर सर्किल बन गया। तो वेतन असमानता क्यों आई? क्योंकि नौकरियां कम हो गई ड्यू टू डिमांड कम होने की वजह से। डिमांड कम इसलिए हुई क्योंकि महामारी थी, कोई बाहर जा नहीं रहा था, और बचत घर में जो थी वो पैसे को आपके दैनिक यूज में करने लगा, चूँकि वेतन कम हो गया, जॉब चला गया।
सब शट डाउन हो गए, तो नौकरियां कम हुई, पहला रीजन। दूसरा रीजन कि जो पेड वर्कर थे और जो ये क्या बोलते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर थे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले की नौकरी चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी फिजिकल क्रिएशंस होता था, भौतिक रूप में जो चीज़ें बनती थी, जैसे मकान, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन, छोटी मोटी फैक्ट्रियों का कंस्ट्रक्शन, छोटे मोटे कुटीर और लघु उद्योगों का जो निर्माण, उसमें जो दैट इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वो बंद हो गई। अगेन बंद क्यों हो गई? डिमांड नहीं था। डिमांड क्यों नहीं था? कोविड था। और कोविड क्यों था? वो बात की बात है क्यों था। तो अगेन घूम के हम वहीं पहुंच गए। तो वेतन असमानता के कारण क्या हुआ? नौकरियां का कम होना और पेड और अनऑर्गेनाइज इसमें, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कंपनियों का स्लो डाउन करके बंद हो जाना। तो उस परिवार की इनकम जो घटी। तीसरा कि जो लोग टेक्निकली साउंड थे अपने फील्ड में, जैसे मेडिकल के फील्ड में, ये फूड सप्लाई लॉजिस्टिक्स जो है, इनके इनके फील्ड में इनका काम बहुत बढ़ गया था। तो ये सब चीज़ें जो हैं, डिफरेंट सेक्टर्स को फ़ायदा पहुंचा कोविड-19 की वजह से। जैसे मेडिकल का सबसे ज़्यादा, टेक्निकली जो साउंड थे, अगर कोई रिसर्च या कोई ऐसा कंप्यूटर या कोई आईटी से रिलेटेड व्यक्ति था, तो उसकी ज़रूरत और डिमांड बढ़ गई। और जो पहले अनट्रेंड कंप्यूटर का था, वो उसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई। तो जो पहले काम कर लेता था, उसकी इनकम जीरो हो गई, और जो ट्रेंड नहीं था और जो ट्रेंड है, टेक्निकली साउंड है, उसको नए रोजगार मिल गए। तो इसके वजह से दोनों में असमानता वेतन का आया। और अगर उसने हटाया नहीं अनस्किल्ड को, तो उसका जो वेतन अगर 100 रुपये था, तो कहा कि आप 70 ले लो या 80 ले लो। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड रिड्यूस हो गई ड्यू टू कोविड। तो वेतन असमानता जो उभर के आई, वो कैसे आई और क्यों आई, ये हमने बताया। आगे चलिए। पेरिफेरल और डिराइव्ड डिमांड में कमी। तो पेरिफेरल का क्या मतलब होता है? जैसे आप कंप्यूटर चलाते हैं, तो उसमें आपको पेरिफेरल्स क्या दिखाई पड़ता है? ये कंप्यूटर सिस्टम पे आप बैठे हैं सपोज, तो उसमें पेरिफेरल्स दिख रहा है कुछ? पेरिफेरल का मतलब होता है कि किसी भी कार्य के साथ जुड़ी हुई छोटी मोटी उपकरण, वस्तु या कोई सामान। तो क्या हो गया इसमें पेरिफेरल? माउस। तो सिंपल। आपका वो पेन ड्राइव, आपकी लीड, आपका यूएसबी पोर्ट, आपका प्लग सॉकेट, इसी को पेरिफेरल बोलते हैं। रोज आप देख रहे हैं अपने घर में, आप बैठ के इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से पढ़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाइए और उसे क्लिक करिए, डाल देगा कि पेरिफेरल ओब्लिक डिराइव्ड डिमांड में कमी होने के, कोविड-19 के समय कम होने के क्या कारण थे और उससे क्या प्रभाव पड़ा। अब आप सोचिए, ये क्वेश्चन बन गया। तो वो क्वेश्चन का जवाब आप कब दे पाएंगे? जब आपको ये पता होगा कि पेरिफेरल क्या है, तभी ना जवाब दे पाएंगे। और डिराइव्ड डिमांड इकोनॉमिक्स का वर्ड है। मजे की बात देखिए, ये मैंने कोई अपने मन से नहीं बनाया है, बनाया अपने मन से ही है, लेकिन शब्दों का चयन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने क्रिएट कर दिया हो। वो कहीं ना कहीं वो प्रसंग यूज हुआ है और होता रहा है। जैसे डिराइव्ड डिमांड इकोनॉमिक्स का टर्म है, पेरिफेरल इकोनॉमिक्स का टर्म है। ये मैंने कोई नई चीज नहीं जोड़ी है। तो पेरिफेरल डिराइव्ड डिमांड का मतलब ये होता है कि किसी भी कंपनी, किसी भी एस्टेब्लिशमेंट
को निर्माण करने के बाद जो चीज़ों की छोटी मोटी ज़रूरत होती है, उस छोटी मोटी चीज़ों की उपलब्धता उसके आसपास उपलब्धता जो है पेरिफेरल या डिराइव्ड डिमांड कहलाती है। जैसे एक फैक्ट्री में 10 लोग, 100 लोग, 1000 लोग काम कर रहे हैं, तो उनका पेरिफेरल और डिराइव्ड डिमांड क्या होगा? उनके लिए होगा वहाँ पे व्हीकल हो, चाहे वो टैक्सी के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो। दूसरा, रेस्टोरेंट हो, खाना पीना भी तो चाहिए। तीसरा, रेस्ट हाउस भी चाहिए। चौथा, पेट्रोल पंप भी होना चाहिए। पांचवा, डिस्पेंसरी भी होना चाहिए। छठा, पेट्रोल पंप हो गया, डिस्पेंसरी हो गया। इस टाइप से और भी चीज़ें आप सोच सकते हैं। जैसे हाँ, जैसे ये क्या बोलते हैं, माली, गार्डनर भी चाहिए, फूल पत्ती भी तो लगेगा वहाँ पे। इलेक्ट्रिशियन भी चाहिए, रात में बिजली खराब हो जाएगी तो कौन करेगा। और टेलीफोन ऑपरेटर भी चाहिए, और एयर टिकट और ये सब बुक करने के लिए एक एजेंसी भी चाहिए। तब आप सोचिए कि ये पेरिफेरल और डिराइव्ड डिमांड जो है कैसे बना, क्योंकि उस चीज़ को चलाने के लिए ये सब चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे कंप्यूटर को चलाने के लिए वो बाकी चीज़ें की ज़रूरत है। तो दैट इज़ पेरिफेरल, दैट इज़ डिराइव्ड डिमांड। तो डिराइव्ड डिमांड, अब इसी में आ गया ट्रांसपोर्टेशन। आप चीज़ बनाए हैं तो उसको बेचेंगे भी ना मार्केट में, या छोड़ देंगे? ट्रक चाहिए ना, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए ना, वेयर हाउस भी चाहिए, गोदाम। तो अब आप बताइए कि इसमें कौन सा रॉकेट साइंस हम पढ़ा रहे हैं? आप खुद सोचिए। सिर्फ शब्दों का जाल है ये आईएएस का एग्जाम पास करना। सुंदर सुंदर शब्दों को याद कर लीजिए, सारी चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर दीजिए, और उस समय जो दिमाग में आए वो लिख दीजिए। ये मत सोचिए कि शाह सर ने यार क्या बताया था, यार वो क्या टर्म है, भूल जाइए। आप कोई और टर्म उसकी जगह लिख दीजिए, आगे बढ़िए। अब ये चीज़ें, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है जो आप कहेंगे कि साहब बस सिर्फ तरीका, मेथडोलॉजी मेरा अलग हो गया, जो आप ऐसे नहीं सोच पाते थे, हमने आपको झकझोर के ऐसे सोचने के लिए मजबूर कर दिया आपके दिमाग को कि ऐसे सोचो कि कंप्यूटर में पेरिफेरल नहीं होगा तो क्या होगा, कंप्यूटर नहीं चलेगा। फैक्ट्री में पेरिफेरल ये लोग नहीं होंगे तो चलेगा ही नहीं भाई। तो ये कह रहा है कि क्या क्या चुनौतियां उभर के आई एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के क्षेत्र में। तो वेतन असमानता थी, उसका रीजन बताया। और दूसरा कि डिराइव्ड डिमांड या पेरिफेरल में कमी आ गई। क्यों कमी आ गई? क्योंकि वो फैक्ट्री या वो इंस्टॉलेशन या वो जो इंस्टीट्यूट है वो बंद हो गए। तमाम शिक्षा के क्षेत्र में कोचिंग से लेके स्कूल बंद हो गए। तमाम इंस्टॉलेशंस जो काम करते थे वो बंद हो गए। तो जब वो बंद हुए तो ये सब चीज़ें अपने आप बंद होने लगी, शट डाउन हो गया पूरा। और जब वो रिवाइव हुआ तो ना डिमांड बची, आइए वेलकम। तो ना उसकी डिमांड बची, ना वो इंस्टॉलेशन बचा। और इंस्टॉलेशन भी धीरे धीरे बंदी के कगार पे तमाम सेक्टर्स में अभी भी दिखाई पड़ रहा है। तो डिराइव डिमांड क्या है समझ गए, पेरिफेरल क्या है समझ गए, और कोविड-19 के क्रम में ये कमी क्यों आई ये मैंने बताया कि क्यों आई, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है बंद हो गई। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि कोविड-19 के प्रभाव में या के कारण एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में पेरिफेरल डिराइव डिमांड में कमी आने के क्या कारण थे, और पेरिफेरल या डिराइव्ड डिमांड किस प्रकार से रोजगार की स्थिति को रेगुलेट किया,
और कैसे किया, ये क्लियर हो गया। बस ये सब शब्द आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। नए स्किल का विकास। तो नए स्किल का विकास जो है कैसे हुआ? इनको तो फायदा हो गया नए स्किल डेवलप होने से। किनको? जो लोग कंप्यूटर मास्टर थे उनके मजे आ गए, घर से बैठे अपना वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, मजा आ गया ना। आज जो कंप्यूटर लिटरेट नहीं था उसके लिए मुसीबत आ गई, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां चली गई। क्यों? क्योंकि आप ऑनलाइन काम करने के लिए लायक ही नहीं है, इलिटरेट हैं। डिजिटल इलिटरेसी एक टर्म आया था, कहीं हमने पढ़ा था, डिजिटल लिटरेसी या इलिटरेसी, जो लिखना है उसी हिसाब से हो जाएगा। डिजिटल लिटरेसी मतलब एक आदमी बहुत पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी लिटरेसी, बहुत ज्ञानी होने के बाद भी अगर वो कंप्यूटर का नॉलेज, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रयुक्त किए जाने वाले सामान या उपकरणों को न चला पाने की जो जो वो है कि योग्यता न होना, दैट इज डिजिटल लिटरेसी। अगर है तो लिटरेसी, और नहीं है तो इलिटरेसी, बस इतना ही फर्क तो है इसमें। अगर पूछता है कि डिजिटल साक्षरता, तो भाई नहीं है। डिजिटल निरक्षरता, तो उसी का चेंज हो जाएगा, स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा। तो आपको एलबी को तो फायदा हो गया, चूंकि डिजिटल लिटरेट है तो बहुत सारे काम घर से करके फटाफट देने लगा। और जो लोग पहले कंप्यूटर पे करते तो थे लेकिन उनकी स्पीड नहीं थी, समझ नहीं थी, तो वो चीज़ें जो है उनके लिए चुनौती के रूप में उभरी और उनके जॉब्स धीरे धीरे समाप्त हो गए। पुराने ज़माने के लोग जो मैंने 1970-80 के दशक वाले तो ख़त्म ही हो गए, 90 के दशक में जो पैदा हुआ वो फिर भी कुछ बचा, अदरवाइज मुश्किल हो गया। तो नए स्किल का विकास कैसे हुआ? क्योंकि लोगों को डिजिटल लिटरेसी सीखने का, जानने का मौका मिला। और उसी डिजिटल लिटरेसी के क्रम में तमाम तरीके के अन्य संसाधन जैसे वित्तीय ट्रांजैक्शन, गूगल पे, पे फोन, पेटीएम, ये सब चीज़ें जो है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के रूप में उभरी। आप ध्यान दीजिएगा, एक टर्म और आ गया, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फिनटेक। ये मेरा वर्ड नहीं है, ये सरकारी वर्ड है, इसको याद रखिएगा। व्हाट इज फिनटेक? अब आदमी समझेगा यार ये क्या भला है, व्हाट इज फिनटेक एंड हाउ इट इज ट्रांसफॉर्म द करेंसी ट्रांजैक्शंस and how it is useful to curtail the black money। ये भी हो सकता है। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, वित्तीय प्रौद्योगिकी किस प्रकार से काला धन को रोकने में सहायक है। तो ये सब चीज़ें जानना जरूरी है, और इसको जानने के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाएं और वहाँ से आप इसे क्लिक करें।